फर्स्ट बुक के डेरिवेशन सारे खत्म हो गए, अब सेकंड बुक के डेरिवेशन अपन करेंगे। और सेकंड बुक के जो डेरिवेशन है वो बहुत वक्त नहीं लगाएंगे, 40-45 मिनट्स में सारे कंप्लीट हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट डेरिवेशन है आपके पास एलोंगेशन ऑफ रॉड ड्यू टू सेल्फ वेट। किसी भी रॉड को जब लटकाया जाता है तो होता यह है कि बेटा वो अपने ही वजन की वजह से थोड़ा सा एलोंगेट हो जाती है, थोड़ा सा खिंच जाती है। तो उसका वो कितना उसमें खिंचाव आएगा, कितना एलोंगेशन आएगा, वो अपन कैलकुलेट करेंगे। आपके पास एक डायग्राम दिया हुआ है एक रॉड का। इसमें हमने क्या किया बेटा, एक डीएक्स एलिमेंट कंसीडर कर लिया। अब डीएक्स एलिमेंट जैसे ही लिया जाता है बच्चों का दिमाग खराब हो जाता है, सर ये डीएक्स एलिमेंट क्या है। डीएक्स एलिमेंट का मतलब बेटा ये है कि इतने हिस्से की वजह से इस रॉड में कितना इलोंगेशन आ रहा है वो हमें निकालना है, कि इतने हिस्से के पास जो भी वजन है उस वजन की वजह से इस रॉड में कुछ खिंचाव आ रहा होगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए हमने सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इस वाले हिस्से में वजन कितना है, वेट कितना है जो ये खिंचाव पैदा कर दे रॉड में। तो देखिए सबसे पहले मास कैलकुलेट कीजिए, तो मास इन डीएक्स एलिमेंट, डीएक्स एलिमेंट में मास हम कैलकुलेट करेंगे। मास को स्मॉल एम से लिख दिया। और मास की वैल्यू क्या होती है बेटा, कैसे निकाला जाता है मास, दैट इज टोटल मास को आप डिवाइड कर दीजिए टोटल लेंथ से। ऐसा जब करेंगे तो आपके पास एक यूनिट टुकड़े में मास आ जाएगा। यूनिट जो है वो 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको डीएक्स एलिमेंट का मास निकालना है, तो डीएक्स एलिमेंट के मास के लिए हमें डीएक्स से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपके पास एम की वैल्यू हो जाएगी टोटल मास कैपिटल एम और टोटल लेंथ कैपिटल एल, और ये हो गया डीएक्स, ठीक है। नाउ अगर मैं वेट की बात करूं, वेट ऑफ डीएक्स एलिमेंट, डीएक्स एलिमेंट के वेट की बात करूं तो W इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा बेटा M इंटू जी डिवाइडेड बाई L इंटू डीएक्स। किसी भी चीज का वेट जो है वो mg होता है। तो आपके पास ये वेट की वैल्यू आ गई। अब अपना डेरिवेशन अपन स्टार्ट करते हैं। तो सब अभी तक क्या हुआ था, अभी तक हम वो स्पेसिफिकेशंस लिख रहे थे इस रॉड की या डीएक्स की। नाउ यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया इनटू लेंथ अपॉन डेल्टा एल। तो डेल्टा एल को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाइए, आपके पास आ गया एफ अपॉन ए इंटू लेंथ कितनी है रॉड की, हमें डीएक्स एलिमेंट से ऊपर वाले हिस्से की लेंथ लेनी है। सो दिस इज एक्स डिवाइडेड बाई गामा, ठीक है। सो डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ, मतलब वेट की वैल्यू रख दीजिए। तो आपके पास क्या आ गया बेटा, एम जी इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई एल इंटू एक्स अपॉन ए गामा ऊपर है ही मौजूद, ठीक है। सब कुछ वैल्यूज कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए x को dx से, और इसके अलावा लिमिट लगा दीजिए पूरी रॉड की जिसकी लेंथ है 0 से कैपिटल L, ठीक है बच्चा। चलिए x का dx से जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और लिमिट अभी 0 से L की बची हुई है। सो डेल्टा L विल बी इक्वल टू m इंटू जी एल ए गामा, ठीक है। एंड लिमिट जब लग जाएगी सो इट विल बी L स्क्वायर बाई 2। स्क्वायर से L को कैंसिल कर देंगे तो डेल्टा L विल बी इक्वल टू एम जी एल अपॉन 2a गामा। और mg वेट की वैल्यू होती है, तो डेल्टा L इज इक्वल टू W L डिवाइडेड बाई 2a गामा। आप चाहे डेरिवेशन को यहां छोड़े या यहां छोड़े, एक ही बात है, आंसर दोनों में सेम आएगा। चलिए, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए रॉड, रॉड को जब आप पुल करते हैं, खींचते हैं, वजन उस पर डालते हैं तो वो तुरंत के तुरंत एलोंगेट नहीं हो जाती है, या एलोंगेट हो भी जाती है तो बहुत थोड़ा सा एलोंगेशन आता है, लेकिन वापस से वो अपनी पोजीशन को, अपनी शेप को रिगेन कर लेती है। इसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी, देखिए जब किसी सस्पेंडेड रॉड पे आपने फोर्स लगाया तो इसमें आप एवरेज फोर्स कैलकुलेट कीजिए। किसी भी रॉड पे जो एवरेज फोर्स है वो उसके सेंटर ऑफ मास पे लगता है, और सेंटर ऑफ मास पे जो फोर्स लगता है वो F/2 लगता है। तो अगर मैं यहां पे वर्क डन की बात करूं DW, तो वर्क डन आपके पास हो जाएगा F इंटू कौन सा, एवरेज फोर्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज DL कर लीजिए, DL इज द एलोंगेशन, ठीक है। चलिए, तो आपके पास फोर्स की वैल्यू F/2 इंटू DL लिख लिया। अब इस इक्वेशन में आप एक काम कीजिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, A इंटू एल का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए क्या क्या बदलने वाला है, अब यहीं से देख लेते हैं। देखिए फोर्स अपॉन एरिया, तो ये वाली वैल्यू जो है वो स्ट्रेस हो जाएगी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। दूसरी चीज डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल अपॉन एल मतलब चेंज ऑफ लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो ये आपके पास स्ट्रेन हो गया, इंटू ए इंटू एल वॉल्यूम हो गया। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये वर्क डन ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। छोटा सा डेरिवेशन है। नेक्स्ट, प्रेशर अंडर ग्रेविटी फ्लूइड मैकेनिक्स में एंटर हो गए। एक बीकर है, इसमें फ्लूइड अप टू h हाइट फील्ड है। इस बीकर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, तो स्पेसिफिकेशन की अगर बात करूं तो अगर मैं बीकर का वॉल्यूम लिखूं तो बीकर का वॉल्यूम बेटा आ जाएगा
जस्ट ए मिनट, बीकर का वॉल्यूम यहां पे आ जाएगा बेटा, दैट इज A इंटू एच, वॉल्यूम इज इक्वल टू A इंटू एच। किसी को समझ में नहीं आया तो देख लीजिए, क्योंकि सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर उसके बेस का एरिया हो जाएगा, तो A इंटू एच हो जाएगा। सो दिस इज वॉल्यूम इज इक्वल टू A इंटू एच। ठीक है, प्रेशर हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले तो हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे कि ये फ्लूइड अपने बॉटम पे फोर्स कितना लगा रहा है। तो फोर्स का फॉर्मूला बेटा mg होता है। पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको फ्लूइड का मास नहीं गिवन होगा, मास लिया भी नहीं जाता, तो फ्लूइड को हम डेंसिटी और वॉल्यूम के टर्म्स में लिखते हैं। अपन को मालूम है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, और मास इज इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो आपके पास F इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, ये आपके पास फोर्स का एक फॉर्मूला है। ठीक है, अब वॉल्यूम में अगर आप चेंज करें जो अपन ने वहां लिखा है, तो डेंसिटी इज इंटू A इंटू एच इंटू जी, ए को आप ए को आप नीचे ले आइए, तो फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू रो एच जी। सो फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर होता है, तो आपके पास प्रेशर का फॉर्मूला आ गया रो जी एच। सो फोर्स और प्रेशर दोनों के ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है फ्लूइड मैकेनिक्स में। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, टर्मिनल वेलोसिटी। कोई भी स्फीयर जब पानी में नीचे की तरफ गिरता है तो उस पर दो तरह की फोर्स लगती हैं। जब वो सरफेस को, पानी या कोई भी लिक्विड है, लिक्विड के सरफेस को जब वो टच करता है तो उस पर एक जो फोर्स लगती है उसको हम FB मतलब बुयेंट फोर्स कहते हैं। बुयेंट फोर्स तब लगती है जब स्टार्टिंग में जब वो टच करता है, जब वो फ्लूइड के अंदर जा रहा होता है, एंटर करना स्टार्ट कर रहा होता है। उसके बाद जब अंदर एंटर हो जाता है तो उस पर जो फोर्स लगती है वो लगता है विस्कस ड्रैग। ये फ्रिक्शन की ही तरह है, जब किसी ऑब्जेक्ट को आप आगे मूव करते हैं तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगता है, वैसे ही ये जो विस्कस ड्रैग है, ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे जाएगा तो ये जो मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लूइड है वो ऊपर की तरफ जो फोर्स लगाते हैं उसको हम विस्कस ड्रैग कहते हैं। ठीक है बच्चा, तो विस्कस ड्रैग जो है वो ऊपर की तरफ लगता है और वेट इसका नीचे की तरफ है। तो एक चीज समझने वाली इसमें यह है बात कि बेटा क्या होगा कि वेट नीचे की तरफ लग रहा है, ये फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है। अगर ये फोर्स इस वेट के इक्वल हो जाती हैं तो इस स्फीयर पे लगने वाली नेट फोर्स जीरो हो जाएगी, और उस कंडीशन में इस बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। मतलब कि अभी तक इसकी वेलोसिटी बढ़ रही थी, अब वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन अगर जीरो तो वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाएगी, और इसको हम कहते हैं वेलोसिटी का टर्मिनेट हो जाना। टर्मिनल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जहां पे जिस जगह पे स्फीयर की या ऑब्जेक्ट की जो इंक्रीमेंट ऑफ वेलोसिटी है, वेलोसिटी का चेंज होना जब बंद हो जाता है उसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। और टर्मिनल वेलोसिटी तब होती है जब नेट फोर्स जीरो हो जाती है। तो देखिए नेट फोर्स जीरो कब हो जाएगी, जब आपके पास जो बुयेंट फोर्स है और विस्कस ड्रैग है, ये जब आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल हो जाएगा तो बॉडी की जो वेलोसिटी है वो बढ़ना बंद हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो देखिए बुयेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वो होता है रो वीजी। अभी फोर्स का फॉर्मूला हमने अभी भी सीखा। विस्कस ड्रैग का फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा इंटू आर इंटू वीटी। इसमें ईटा जो है वो विस्कोसिटी है, और ग्रेविटेशनल फोर्स वेट mg के इक्वल होता है। mg को मास इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम में कन्वर्ट कीजिए तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू वी इंटू जी। बहुत बढ़िया, इसको उधर ले जाइए, 6 पाई ईटा इंटू आर इंटू वीटी, 6 पाई ईटा इंटू आर इंटू वीटी इज इक्वल टू, यहां से आप कॉमन ले लीजिए, v इंटू जी, सिग्मा माइनस वो अंदर बचेगा। ठीक है, वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, आपको स्फीयर का लिखना है, तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है क्या 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर डालिए, पाई से पाई कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 को नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, ईटा को भी ले जाइए, आर को भी ले जाइए, सिर्फ वीटी यहां छोड़िए, तो वीटी इज इक्वल टू 3 का 3 से मल्टीप्लाई तो 9 हो जाएगा, 2 पहले से ऊपर है, आर से इसको कैंसिल किया, ये आर स्क्वायर हो जाएगा, जी यहां ऊपर पहले से है ही, और यहां पे ईटा नीचे आ जाएगा, और आपके पास है सिग्मा माइनस वो, तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया 2r स्क्वायर सिग्मा माइनस वो अपॉन 9n। नेक्स्ट वन, बर्नौलीज प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। बर्नौलीज प्रिंसिपल ये कहता है कि फ्लूइड के पास जो टोटल एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी हर जगह इक्वल रहती है, और टोटल एनर्जी 3 चीजों से मिलकर बनती है फ्लूइड की। एक तो काइनेटिक एनर्जी, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, तीसरा, अब देखो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी किसी भी चीज में आएगी किसकी वजह से, इस फ्लूइड को अगर आपको यहां से यहां पहुंचाना है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर देना पड़ेगा।
प्रेशर जब आप देंगे तब ये फ्लूइड ऊपर जाएगा। तो बेसिक सी बात है कि जो तीसरी चीज है, तीसरी एनर्जी है, वो होती है प्रेशर एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों का सम मिलकर बनता है टोटल एनर्जी। किसी भी फ्लूइड में टोटल एनर्जी हर जगह सेम रहती है अगर वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है तो उस कंडीशन में बेटा ये जो बर्नौलीज प्रिंसिपल है ये कहता है टोटल एनर्जी ऑफ ए फ्लूइड ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी प्लेस। और टोटल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा हुआ है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने mgh पढ़ा है, लेकिन फ्लूइड के केस में आप मास की वैल्यू नहीं लिखेंगे यहां, तो इसको आप लिख लेंगे क्या? रो जी एच, मतलब डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है दैट इज हाफ mv स्क्वायर। इसको एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोलते हैं और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोलते हैं, क्योंकि मास को जब डेंसिटी आप वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो डेंसिटी आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपके पास हाफ रो वी स्क्वायर। तो आपके पास ये दो वैल्यूज आ गई। तो देखिए now according to this situation pressure difference मतलब change in pressure will be equal to change in kinetic energy प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सीधी सी बात है बेटा, अगर प्रेशर का डिफरेंस नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा ही नहीं। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज तब आएगा जब फ्लूइड मूव करेगा, और फ्लूइड तब मूव करेगा जब उसके पास प्रेशर कुछ होगा। तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है। तो प्रेशर डिफरेंस को मैंने लिख लिया बेटा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस क्या हो गया बेटा? हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो v1 स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी की बात हो गई। इफ आई टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी तो रो GH2 माइनस रो GH1। ठीक है, 1 के टर्म एक साथ लिख लीजिए, इसको ये दोनों माइनस में, ये प्लस में हो जाएंगे। सॉरी, ये P2 उधर ले जाइए, प्लस का हो जाएगा। यहां पे पहले से ये है प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। तो आपके पास ये आ गया बर्नौलीज प्रिंसिपल। देखिए प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये इनका सम हर जगह क्या है? कांस्टेंट है। तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू, या 1 नहीं लिखा जाएगा, पूरा ही क्या आ जाएगा बेटा? कांस्टेंट आ जाएगा। एक और चीज, नाउ फॉर लेवल्ड सरफेस, लेवल्ड सरफेस का मतलब क्या है? लेवल्ड सरफेस का मतलब है कि किसी जगह जो हाइट है वो दोनों एंड्स की सेम है। हाइट अगर सेम है तो ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। सारे डेरिवेशंस आपके जो एप्लीकेशंस है बर्नौलीज प्रिंसिपल के, वो इस फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, एक कंटेनर आपने ले लिया और कंटेनर के साइड में आपने होल कर दिया, तो फ्लूइड बाहर निकलने लग जाएगा। बाहर निकलते हुए उस फ्लूइड की आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? इसको कैलकुलेट करने के लिए हम दो पॉइंट्स एज्यूम कर लेते हैं। एक पॉइंट हम कंटेनर के अंदर एज्यूम कर लेंगे, कंटेनर के अंदर एज्यूम कर लेंगे, यहां पे कोई फ्लूइड है उसके लिए, और एक पॉइंट हम कंटेनर के बाहर एज्यूम कर लेंगे जहां से फ्लूइड बाहर निकल रहा है, और दोनों पॉइंट्स की हाइट ग्राउंड से सेम रहेगी। इस वाले पॉइंट को या इस वाले पार्टिकल को मैं ए नाम दे दूं और इस वाले पार्टिकल को मैं बी नाम दे दूं। तो देखिए अभी तक नाउ अगर मैं इस पे बर्नौलीज प्रिंसिपल लगाऊंगा और कौन सा फॉर लेवल्ड सरफेस, तो आपके पास आ जाएगा प्रेशर एट ए प्लस हाफ रो वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू प्रेशर एट बी प्लस हाफ रो वी बी स्क्वायर। अब एक चीज देखिए, आपके पास जो ए मॉलिक्यूल है उस ए मॉलिक्यूल में वेलोसिटी बिल्कुल जीरो है, क्योंकि ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं अभी कंटेनर से बाहर निकल रहे हैं, तो इनके पास वेलोसिटी तो होगी बट नेग्लिजिबल होगी। तो उस कंडीशन में इनके पास प्रेशर तो है, लेकिन वी ए की जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई? जीरो। अब अगर बात करूं बी की, तो यहां पे फ्लूइड बाहर निकल चुका है, आजाद है। आजाद है इसका मतलब इसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, अब इसके पास वेलोसिटी है, दबाव नहीं है, तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा? पीबी हो जाएगा जीरो। तो आपके पास अगर ये दोनों सिचुएशंस यहां पुट कर दूं तो पी ए इज इक्वल टू हाफ रो वी बी स्क्वायर, और प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? रो जी एच होता है इज इक्वल टू हाफ रो वी बी स्क्वायर। रो से रो कैंसिल हो गया, तो आपके पास वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH आ गया, वी बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH आ गया। इसी फॉर्मूले को हम प्रूव करते हैं बाई टॉरिसलीज लॉ। अब टॉरिसलीज लॉ ये कहती है बेटा कि आपने क्या किया? एक वैक्यूम चेंबर क्रिएट किया, ठीक है, और एक स्टोन को आपने ड्रॉप किया। कहां से ड्रॉप किया? आपने जैसे यहां जहां होल किया है वहां से सरफेस तक की हाइट h है, तो आपने क्या किया? स्टोन को ड्रॉप किया h हाइट से, ठीक है।
अच्छा, h हाइट से ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो धीरे धीरे उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ती जाएगी, और यहां पे h हाइट के बाद जो वेलोसिटी स्टोन की होगी उतनी ही वेलोसिटी आपके पास फ्लूइड की होगी। और स्टोन और फ्लूइड का क्या लेना देना है, तो उन्होंने इसको प्रूव किया और प्रूव करके वही आंसर आया जो आंसर हमारे पास वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स का आया। तो प्रूफ देखते हैं एक बार। तो मैंने यहां फॉर्मूला लगाया क्या, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन की जगह g लिखा और s की जगह h लिख लिया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो v स्क्वायर क्योंकि ड्रॉप किया गया था तो माइनस 0 इज इक्वल टू 2gh, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, तो v इज इक्वल टू 2gh। तो आपके पास वही फॉर्मूला आ गया जो फॉर्मूला ये है, क्या है, टॉर्रिसेलीज लॉ। जब किसी भी स्टोन को आप h हाइट से ड्रॉप करते हैं तो जो उसके पास वेलोसिटी आती है उतनी ही वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड होती है जो कंटेनर से बाहर निकल रही है। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट वन, वेंटिलोमीटर। किसी भी पाइपलाइन में जब फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उस फ्लूइड की वेलोसिटी को मेजर करने के लिए एक डिवाइस लगाया जाता है, इसको हम वेंटिलोमीटर बोलते हैं। और ये डिवाइस काम कैसे करता है, देखिए फ्लूइड यहां से आएगा तो हमने क्या किया कि दो यहां पे वर्टिकल पाइप्स लगा दिए जिनमें फ्लूइड ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो यहां वेलोसिटी कम होगी, और बर्नौलीज प्रिंसिपल ये कहता है कि जहां वेलोसिटी कम होगी वहां प्रेशर ज्यादा होगा, तो प्रेशर की वजह से यहां फ्लूइड ज्यादा लिफ्ट हो जाता है। मैंने कहा यहां पे फ्लूइड जो जाएगा वो h1 हाइट तक जाएगा और यहां पे फ्लूइड जो जाएगा वो h2 हाइट तक जाएगा। ठीक है, और इस प्रेशर डिफरेंस से हम ये कैलकुलेट कर पाते हैं कि वेलोसिटी होगी कितनी। कैसे कैलकुलेट कर पाते हैं वो देखते हैं। बाय बर्नौलीज प्रिंसिपल हम यहां पे इक्वेशन लगाते हैं, तो फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, देखिए हाफ रो v1 स्क्वायर और पहले लिख लिया क्या p1, प्रेशर 1। सो प्रेशर 1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू p2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर। ये 1 और 2 कहां के लिए लिख रहे हैं, यहां पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसके लिए 1 लिख रहे हैं और यहां पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके लिए 2 लिख रहे हैं। प्रेशर को एक साइड करो बेटा और काइनेटिक एनर्जी को एक साइड करो। ठीक है, प्रेशर एक साइड हो गया, काइनेटिक एनर्जी एक साइड हो गई। प्रेशर का फॉर्मूला रो जी h1 होता है माइनस रो जी h2 इज इक्वल टू, जो कॉमन मिल सकता है वो कॉमन उठा लीजिए, हाफ और रो कॉमन आ गया। अब यहां पे एक चेंज और करना है आपको, देखिए लिख लेता हूं पहले, बाद में चेंज करेंगे। v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, चलिए यहां से हमने रो इंटू जी कॉमन ले लिया, h1 माइनस h2 यहां लिख लिया, ये हाफ का रो आ गया यहां। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपने पढ़ी हुई है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी, मतलब कि किसी भी जगह जो एरिया इनटू वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, और जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको अमाउंट ऑफ फ्लूइड निकल के आता है, अमाउंट ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहती है कि किसी भी जगह अमाउंट ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम फ्लोइंग विल बी फ्लोइंग इन 1 सेकंड विल रिमेन कांस्टेंट। एक वो कांस्टेंट रहेगा चाहे वहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो चाहे ज्यादा हो। सीधा फंडा क्या है कि भाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो स्पीड वहां ज्यादा होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो स्पीड वहां कम होगी, लेकिन अमाउंट ऑफ फ्लूइड हर जगह सेम रहेगा। तो यही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है। अब आप एक काम कीजिए, यहां से आपको v2 निकालनी है तो यहां से v1 की वैल्यू एक्सट्रैक्ट कीजिए। v1 की वैल्यू आपके पास आ गई क्या बेटा, a2 v2 अपॉन a1, तो मैंने v2 स्क्वायर माइनस a2 v2 अपॉन a1 का इसको स्क्वायर कर दें तो ये स्क्वायर ये आ गया आपके पास। अब देखिए रो से रो कैंसिल, 2 को इधर ले जाइए, 2g h1 माइनस h2 क्या है, देखिए ये वाली हाइट h1 है, ये वाली हाइट h2 है, h1 में से h2 हाइट का माइनस करेंगे तो h आएगा, तो रो जी यहां पे ये h आ गया इज इक्वल टू आपके पास आ गया, यहां से v2 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए आप बाहर, v2 स्क्वायर आपको कॉमन मिल जाएगा, अंदर बचेगा आपके पास 1 माइनस a2 स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर, तो एलसीएम ले लेंगे तो यहां पे आ जाएगा a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई a1 स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ गई, v2 वहीं छोड़ दीजिए, बाकी सारे टर्म को इधर ले आइए, तो 2gh ब्रैकेट में a1 स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर इज इक्वल टू v2 और ये आ जाएगा होल अंडर रूट। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन नैरो पाइप, पतले वाले पाइप में जो वेलोसिटी है वो ये है। ठीक है, नेक्स्ट वन, एक्सेस प्रेशर इनसाइड ड्रॉप। अब देखिए एक्सेस प्रेशर इनसाइड ड्रॉप का कॉन्सेप्ट क्या है, कोई भी जो ड्रॉप है वो बहुत सारी ड्रॉपलेट्स से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अब जितनी ज्यादा ये ड्रॉपलेट्स इसके अंदर बढ़ती जाएंगी वो ड्रॉपलेट्स ये कोशिश करेंगी कि इसका सरफेस एरिया बढ़े, और ये ड्रॉपलेट्स इसको तोड़ के बाहर आना चाहती हैं वेट की वजह से। ठीक है, लेकिन होता क्या है बेटा कि जो सरफेस पे ड्रॉपलेट्स मौजूद हैं, वो जो सरफेस वाली ड्रॉपलेट्स हैं वो आपस में सरफेस टेंशन लगाती हैं और अंदर की तरफ फोर्स लगा के इस ड्रॉपलेट को, इस ड्रॉप का साइज जैसे का वैसा ही रखती हैं। मतलब एक फोर्स अंदर से बाहर लग रही है, मतलब अंदर वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, और जो बाहर वाले मॉलिक्यूल्स हैं, सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं, वो सरफेस टेंशन पैदा करके अंदर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, जिससे इस ड्रॉप का शेप जो है वो स्टेबल बना हुआ है।
जब ये शेप स्टेबल हो जाता है तब भी एक अंदर की तरफ प्रेशर है। किसने प्रेशर लगाया है बेटा? सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स ने सरफेस टेंशन लगाई हुई है। क्या आपको बात समझ में आ गई? तो अगर आपको प्रेशर निकालना है तो जो अंदर वाले मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं उसकी वजह से जो वर्क डन हो रहा है उसको कैलकुलेट कर लीजिए, और बाहर वाले मॉलिक्यूल्स, सरफेस वाले जो मॉलिक्यूल्स सरफेस टेंशन की वजह से जो अंदर वर्क डन कर रहे हैं उसको कैलकुलेट कर लीजिए। दोनों को इक्वेट करेंगे तो आपके पास जो एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है सरफेस के मॉलिक्यूल्स की वजह से वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो देखिए इधर स्टार्ट करते हैं बेटा। चलिए, मैंने कहा कि प्रेशर ड्यू टू, सॉरी प्रेशर नहीं कैलकुलेट करेंगे हम, वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। वर्क डन ड्यू टू इनर मॉलिक्यूल्स, अंदर जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं उनकी वजह से वर्क डन क्या होगा। तो वर्क डन को मैं DW से लिखूंगा। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और अगर फोर्स की बात करूं बेटा तो फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया इनटू dr। और एरिया कितना होगा इसका, हमें इनिशियल एरिया लेना है। तो देखिए स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है या स्मॉल आर आप ले लीजिए, तो आपके पास स्फीयर का जो एरिया होता है वो होता है 4πr² dr। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये DW की पहली इक्वेशन हो गई। नाउ वर्क डन, ये आउटवर्ड वर्क डन है। नाउ वर्क डन ड्यू टू आउटर मॉलिक्यूल्स, आउटर मॉलिक्यूल्स मतलब सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, तो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं जो वर्क डन करते हैं वो फॉर्मूला होता है बेटा आपके पास, दैट इज S इंटू DA। ये आपने सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो S को आप एज इट इज लिखिए। DA क्या है? DA जो है वो चेंज ऑफ एरिया है। चेंज ऑफ एरिया कैसे निकलेगा? जो फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। फाइनल एरिया क्या है? देखिए पहले रेडियस r था, अब रेडियस dr और बढ़ गया है, तो फाइनल एरिया आ जाएगा आपके पास 4πr प्लस dr का स्क्वायर। सो इट विल बी 4π dr प्लस r का होल स्क्वायर, और इनिशियल एरिया क्या आ गया बेटा? 4πr स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना बनता है। DW इज इक्वल टू, यहां से आप 4π इंटू एस कॉमन ले लीजिए, 4π इंटू एस कॉमन ले लीजिए। इसको आप खोलेंगे तो ये आ जाएगा r स्क्वायर प्लस dr स्क्वायर प्लस 2r dr माइनस r स्क्वायर, इसका बचा हुआ है। 4π तो कॉमन आ ही गया था, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए आप। ठीक है बच्चा। अब देखिए dr बहुत छोटी सी वैल्यू होती है भाई, इंक्रीमेंट मान लीजिए हुआ है 1 mm का। अब 1 mm का मतलब 10 टू द पावर -3 मीटर होता है, उसका भी आप स्क्वायर कर दोगे तो वो 10 टू द पावर -6 हो जाएगा, तो वैल्यू और ज्यादा छोटी हो जाएगी। तो dr जो है वो बहुत नेग्लिजिबल होता है, इसको हटा दीजिए यहां से, सिर्फ आपके पास 2r dr बचेगा। तो DW इज इक्वल टू 2r dr का यहां मल्टीप्लाई किया तो 8π s इंटू r इंटू dr, ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। मैंने कहा कि आउटवर्ड वर्क डन इनवर्ड वर्क डन के इक्वल होगा, तो दोनों को इक्वेट कीजिए आप। तो ऑन इक्वेटिंग 1 and 2, तो आपके पास क्या आ गया बेटा? P 4πr² dr इज इक्वल टू 8π s r dr। dr से dr कैंसिल कीजिए, स्क्वायर से r कैंसिल कीजिए, पाई से पाई कैंसिल कीजिए, 4 से ये 2 टाइम्स कैंसिल कीजिए। तो देखिए यहां क्या बचा? यहां कुछ नहीं बचा, 2 और s बचा, और यहां क्या बचा? यहां बचा r और p बचा। तो p इज इक्वल टू 2s अपॉन r, ये आपके पास एक्सिस प्रेशर आ गया ड्रॉप के अंदर। और अगर आप बबल के अंदर निकालेंगे, सोप बबल के अंदर, तो यही प्रेशर डबल हो जाएगा, ये 4s अपॉन r हो जाएगा, क्योंकि बबल में दोनों साइड से प्रेशर लगता है, अंदर से भी एयर का प्रेशर होता है, बाहर से भी एयर का प्रेशर होता है, तो डबल फोर्स प्रेशर लगता है उसमें। नेक्स्ट वन, हाइट ऑफ कैपिलरिटी। देखिए ये जो शेप है इसको हम कॉन्केव मेनिस्कस कहते हैं, और एक्चुअली में ऐसा ही शेप बनता है अगर आप एक माइक्रोस्कोप से देखें वाटर को एक ट्यूब के अंदर। अब ऐसा शेप क्यों बनता है? ऐसा शेप इसलिए बनता है क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स और ग्लास के मॉलिक्यूल्स, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो ग्लास के मॉलिक्यूल्स वाटर के मॉलिक्यूल्स को खींचने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वाटर ज्यादा चढ़ जाता है ग्लास की तरफ। ठीक है, अब चढ़ गया, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद यहां ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये नीचे वाले मॉलिक्यूल्स पे फोर्स लगाने की कोशिश करते हैं। नीचे वाले मॉलिक्यूल्स पे जब फोर्स लगाते हैं तो फोर्स ये इस डायरेक्शन में लगाते हैं, ऐसे। ठीक है, ये वाले मॉलिक्यूल्स नीचे वाले मॉलिक्यूल्स पे फोर्स ऐसे लगाएंगे। अब ये दो फोर्सेस अलग अलग एंगल पे जा रहे हैं, तो अगर हम इनको रिजॉल्व कर लें तो हमें कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखिए मैंने क्या किया, एक वेक्टर इधर रिजॉल्व किया, एक वेक्टर इधर रिजॉल्व किया। सिमिलरली इसका वेक्टर एक इधर रिजॉल्व किया, एक इधर रिजॉल्व किया। अब आप देख रहे हो कि ये दोनों अपोजिट वेक्टर्स हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नेट आपके पास रिजल्टेंट फोर्स कहां जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? इसका मतलब क्या है कि जो सरफेस पे मौजूद मॉलिक्यूल्स हैं, जो सरफेस टेंशन पैदा करते हैं, वो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स पे फोर्स लगा के उन्हें ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए देखिए नॉर्मल हाइट कॉलम जो बीकर है वाटर की, उसमें वाटर की हाइट उसमें यहां पे है, लेकिन कैपिलरी में पानी ऊपर तक चढ़ गया है। ये सरफेस टेंशन के मॉलिक्यूल्स की वजह से हुआ है। कितना ऊपर जाएगा ये?
ये तब तक ऊपर जाएगा जब तक ये फोर्स नीचे लगने वाले इस बीकर इस ट्यूब के अंदर जो पानी का वजन है, लिक्विड का वजन है, उसके इक्वल जब तक ये फोर्स नहीं हो जाएगी तब तक ये ऊपर जाता रहेगा। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? ये वाला एग्जांपल आपको नेचर में कहां देखने को मिलता है? तो प्लांट्स में जाइलम में देखने को मिलता है। जाइलम में रूट से शूट तक वाटर ऊपर जाता है, तो वो इसी प्रोसेस के थ्रू जाता है। उसमें जो कैपिलरीज होती हैं उनका डायमीटर बहुत ज्यादा पतला होता है, जिसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और वाटर लिफ्ट अप हो जाता है। तो यही प्रोसेस यहां पे भी होता है। ठीक है, तो इस डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं, इस फोर्स को यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। देखिए बेटा, यहां पे मैंने फोर्स को F लिख दिया, ये फोर्स F हो गई। ये वाला एंगल थीटा, जिसके साथ एंगल थीटा होता है वो F cos थीटा ये भी हो गया और F cos थीटा ये भी हो गया। ये वाला क्या हो जाएगा? F sin थीटा। तो देखिए F sin थीटा दोनों के कैंसिल हो जाएंगे। नीचे फोर्स कौन सी लग रही है? नीचे फोर्स mg लग रही है। दैट मीन्स आपके पास जो mg आ गई, मैं कलर चेंज कर देता हूं, आपके पास जो फोर्स mg आ गई, mg जो है वो इक्वल हो गई किसके? F cos थीटा के। सर आपने 2F cos थीटा क्यों नहीं लगा? देखो अलग अलग मॉलिक्यूल्स नहीं है ना, सॉरी अलग अलग लिक्विड नहीं है, एक ही लिक्विड के अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, तो फोर्स तो सेम ही लगेगी। तो आपके पास mg इज इक्वल टू F cos थीटा। मास की अगर मैं बात करूं तो मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी इज इक्वल टू फोर्स की अगर मैं बात करूं तो फोर्स सरफेस टेंशन के मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं, तो सरफेस टेंशन के मॉलिक्यूल्स फोर्स लगाते हैं S इंटू एल इंटू कॉस थीटा। चलिए भाई, अब थोड़ा सा और वॉल्यूम की अगर बात करूं तो ये सिलिंड्रिकल ट्यूब है। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी इंटू एस। अब एल की बात, एल लेंथ किस चीज की? देखिए फोर्स कौन लगा रहा है? फोर्स लगा रहे हैं मॉलिक्यूल्स जो कि सरफेस पे हैं। अगर इस बीकर के मॉलिक्यूल्स को मैं ऊपर से देखूं तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये मॉलिक्यूल जो है वो आपस में फोर्स लगाते हैं कुछ ऐसे। तो इसकी लेंथ क्या होगी? लेंथ सर्कमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगी और सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। तो मैंने यहां लिखा 2 पाई आर इंटू कॉस थीटा। आर से स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो आप सिर्फ और सिर्फ यहां पे एच को छोड़िए, बाकी सारी चीजें उधर ले जाइए। तो यहां क्या बचा बेटा? 2 बचा, एस बचा, कॉस थीटा बचा। यहां से क्या क्या नीचे जाएगा? रो जाएगा, आर जाएगा और नीचे, तो रो आर और जी। ये आपके पास हाइट ऑफ कैपिलरी ट्यूब आ गया। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट डेरिवेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। किसी भी वार्म बॉडी से, किसी भी हॉट बॉडी से कूल बॉडी की तरफ हीट फ्लो होती है। अगर मैं इस हॉट बॉडी को हीट सप्लाई करना बंद कर दूं, मतलब एक बार गर्म किया और छोड़ दूं, तो क्या होगा बेटा? हीट यहां से फ्लो के यहां चली जाएगी, तो ये जो है एक टाइम के बाद ये भी तो ठंडी हो जाएगी। किसी चीज में से हीट निकल जाती है तो वो ठंडी हो जाती है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वही फॉर्मूला प्रोवाइड करता है कि भाई ये जो बॉडी है वो कितनी देर में ठंडी हो जाएगी, इसका रेट ऑफ कूलिंग क्या है। तो रेट ऑफ कूलिंग 2-3 चीजों पर डिपेंड करता है। रेट ऑफ कूलिंग मींस dq बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर डिफरेंस के, दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस के, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के और लेंथ के। और क्योंकि हीट लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितनी भाई सीधी सी बात है कि आपकी रॉड जितनी ज्यादा लंबी होगी हीट का फ्लो उतना लेट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हीट लूज हो रही है तो यहां पे साइन आप माइनस का लगा देंगे। एक चीज और, ये जो हीट फ्लो हुई है वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि इस बॉडी के पास पहले से हीट थी कितनी। तो हीट थी कितनी, ये फॉर्मूला निकल के आता है Q इज इक्वल टू, आपने ms डेल्टा टी पढ़ा हुआ है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये बताती है कि कोई भी चीज का टेम्परेचर कितनी जल्दी चेंज हो जाएगा। ठीक है, कितनी हीट देने पे कितना चेंज हो जाएगा। अब Q की जगह मैं यहां पुट कर दूं तो ये dq है, तो ये dq की वैल्यू बेटा हो जाएगी ms dt। इसको यहां पुट कीजिए तो ms dt अपॉन d स्मॉल t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस का a इंटू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई L। अब क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना है, कौन सी चीज कहां ले जानी है? देखिए ms को आप नीचे ले जाएंगे और T2 माइनस T1 को यहां ले जाएंगे, dt को भी इधर ले जाएंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? dt अपॉन d स्मॉल t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस का a इंटू dt इधर चला गया, dt और ms इंटू L यहां आ गया। देखिए सॉरी dt यहां से चला गया, एक चीज गलत हो गई, सॉरी गलत नहीं हो गई, वो रह गई। dt को उधर ले गए तो T2 माइनस T1 यहां आ गया, T2 माइनस T1 यहां आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां पे प्रोपोर्शनल हटा दीजिए यहां से, ठीक है, तो कांस्टेंट लगेगा। तो ये सारी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। तो आपके पास क्या आ गया? dt अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस का k इंटू, सॉरी dt में बार बार यहीं लिख रहा हूं, T2 माइनस T1, ठीक है, इंटू dt। अब ये जो dt है ये टाइम के लिए हो और ये कैपिटल T टेम्परेचर के लिए। अब आपको स्मॉल वैल्यूज है, कंप्लीट वैल्यू बनाने के लिए इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेशन का हमने सिंबल लगा दिया यहां पे। तो अगर मैं T2 माइनस T1 को dt से इंटीग्रेट करूं तो वैल्यू आ जाएगी क्या बेटा? log T2 माइनस T1 इज इक्वल टू माइनस का k, dt का इंटीग्रेशन तो सिंपल t हो जाने वाला है। log जब भी आप हटाते हैं तो आप एंटी लॉग लेते हैं,
तो टेकिंग एंटी लॉग, तो आपके पास एंटी लॉग लगाएंगे तो लॉग हट जाएगा यहां से, लेकिन यहां पे एक्सपोनेंशियल पावर में k माइनस के टी आ जाएगा। अगर T2 की वैल्यू आपको चाहिए तो T2 विल बी इक्वल टू T1 प्लस e की पावर माइनस का kt। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस ये कहता है कि किसी भी चीज को आप हीट दें और उसका टेम्परेचर अगर चेंज ना होने दें तो उसमें कुछ वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होता है, वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा आपको अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है तो वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो कुछ वर्क डन होगा बाय द सिस्टम। तो देखिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है बेटा P इंटू डीवी। चलिए नाउ बाय आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस ये कहता है कि PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। क्यों कॉन्स्टेंट होता है, क्योंकि भैया PV इज इक्वल टू nRT होता है, तो n देखो नंबर ऑफ मोल, R गैस कांस्टेंट, और आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो ये सब कुछ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट लिख दिया इसको। अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो कांस्टेंट को 1 लिख देता हूं, तो 1/V आ गया। ठीक है, इसकी वैल्यू यहां पुट करो तो dW इज इक्वल टू 1/V इंटू dV, इसको इंटीग्रेशन कर दो तो W का 0 से W तक होगा, और वॉल्यूम का कहां से कहां, मान लीजिए इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास V1 था, फाइनल वॉल्यूम हमारे पास V2 हो गया, वॉल्यूम बढ़ा है तो आपके पास लिमिट लग गई V1 से V2 की, तो dW का इंटीग्रेशन W हो गया, इसका इंटीग्रेशन अगेन अभी अभी देखा था आपने log V हो जाएगा, और लिमिट इसकी लगनी बाकी है, लिमिट हो गई V1 से V2 की, तो वर्क डन इज इक्वल टू log V2 माइनस V1, और एक प्रॉपर्टी होती है लॉग में कि log m माइनस m इज इक्वल टू log m अपॉन n होता है, तो log V2 अपॉन V1, ये आपके पास वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट आ गई किसमें, आइसोथर्मल प्रोसेस में। अब बात करते हैं नेक्स्ट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस ये कहता है कि टेम्परेचर तो चेंज होगा बट हीट कंटेंट कांस्टेंट रहेगा, तो उस कंडीशन में आपके पास जो PV है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, लेकिन क्या कांस्टेंट रहता है, PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट रहता है। आपके पास वर्क डन का फॉर्मूला बेटा वही है, दैट इज P इंटू DV, तो P की वैल्यू वहां से उठाइए तो ये आ गई आपके पास क्या, इस बार कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, nRT अपॉन P की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए P इज इक्वल टू कांस्टेंट की वैल्यू आप nRT लिखिए अपॉन V गामा, सो ये V गामा इंटू DV। चलिए इंटीग्रेट कर दीजिए इसको फटाफट, इंटीग्रेट कर देंगे किसको, DW को, DW को इंटीग्रेशन किया तो W आ गया, nRT को आप बाहर ले लीजिए। ठीक है, और अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, V की पावर माइनस गामा +1 अपॉन माइनस गामा +1। क्यों भाई, इसको ऊपर ले जाओगे तो माइनस गामा हो जाएगा, और आपके पास इंटीग्रेशन का लॉ क्या कहता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। क्या बात समझ में आ गई, तो n आपके पास गामा है तो माइनस गामा +1 अपॉन माइनस गामा +1, ये वैल्यू आपके पास आ गई। ठीक है, लिमिट आपके पास V1 से V2 की अभी एज इट इज लगी है, तो वर्क डन इज इक्वल टू nRT, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस गामा बाहर ले लीजिए इसका, और यहां V की पावर 1 माइनस गामा आ गया। nRT की वैल्यू PV गामा होती है, ठीक है, तो उसको वापस से लिख दीजिए आप यहां, तो V1 से V2 की लिमिट अभी एज इट इज है, तो W इज इक्वल टू PV गामा अपॉन 1 माइनस गामा, ये हो गया V की वैल्यू 1 माइनस गामा और लिमिट V1 से V2 एज इट इज। V की पावर गामा अंदर ले जाइए तो आपके पास W इज इक्वल टू P अपॉन 1 माइनस गामा, V की पावर गामा अंदर लेके गए, पहले से V की पावर 1 माइनस गामा वहां पे मौजूद है। ठीक है, तो देखिए प्लस गामा ये माइनस गामा ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो V की वैल्यू सिर्फ 1 बचेगी, और लिमिट आपके पास V1 से V2 बची हुई है, तो W इज इक्वल टू P V2 माइनस V1 अपॉन 1 माइनस गामा। सो आपके पास ये वर्क डन का फॉर्मूला आ गया एडियाबैटिक प्रोसेस पे। ठीक है बच्चा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट वन, प्रेशर ड्यू टू गैस। देखिए एक गैस का मॉलिक्यूल जो है वो कंटेनर पे हमेशा रैंडम मोशन की वजह से प्रेशर लगाता रहता है। ठीक है, जब भी वो वॉल को हिट करेगा कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा। हमने कहा कि कोई भी गैस का मॉलिक्यूल यहां पे है तो गैस के मॉलिक्यूल के पास हमेशा डायरेक्शन तीनों दिशाओं में होता है, एक्स, वाई और जेड एक्सिस, वो आजाद होता है तीनों दिशाओं में मोशन करने के। मैंने कहा कि एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी होगी वो Vx होगी, वाई एक्सिस में जो वेलोसिटी होगी वो Vy होगी, और जेड एक्सिस में जो वेलोसिटी होगी वो Vz होगी। ठीक है, अगर मैं तीनों वेलोसिटीज का एवरेज लूं तो उसको हम बोलते हैं RMS वेलोसिटी, और RMS वेलोसिटी होती है Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर, इसका अंडर रूट। ठीक है, आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू करके देखिए इसका मीन लेंगे, रूट यहां लगा हुआ है और ये स्क्वायर है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू करके आपके पास आरएमएस वैल्यू आ जाती है। अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो सर ये क्या था, ये तो हमने सिर्फ वेलोसिटी की वैल्यू लिखी थी। कोई एक पार्टिकल है बेटा, जो पार्टिकल जो है यहां से चलता है, यहां से चलता है, यहां पहुंचता है, वॉल को हिट करता है और हिट करने के बाद वापस आ जाता है। ठीक है, तो यहां से एक फेस से दूसरे फेस का डिस्टेंस जो है वो आपके पास a है, मतलब कि एक क्यूब जो है इसका वॉल्यूम साइड क्यूब मतलब एक क्यूब है। तो आपको सबसे पहले यहां पे निकालना है क्या, फोर्स एक्सर्टेड बाय
मॉलिक्यूल। आप बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे निकलता है? मोमेंटम का फॉर्मूला अपन को मालूम है, P इज इक्वल टू mv होता है। तो मैंने क्या लिख लिया, m इंटू dv बाई dt, क्योंकि मास थोड़ा ना चेंज होता है, चेंज क्या होगी, वेलोसिटी होगी। मैंने कहा जाने की वेलोसिटी vx है, जाने की वेलोसिटी क्या है बेटा, vx, और माइनस आने की वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि वेलोसिटी लौट के आ रही है तो डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो एक माइनस साइन और लगेगा, माइनस का vx डिवाइडेड बाय dt मींस टाइम। यहां से यहां का जो टाइम लगा है, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जाने का डिस्टेंस a और आने का डिस्टेंस a, तो ये आने का टोटल डिस्टेंस क्या हो गया 2a डिवाइडेड बाय स्पीड क्या vx। तो देखिए फोर्स का फॉर्मूला आपके पास vx माइनस माइनस vx, तो ये हो जाएगा 2mvx डिवाइड बाय 2a इंटू vx, ऊपर ले जाइए तो आपके पास 2 से 2 कैंसिल, mvx स्क्वायर बाई a। अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। एरिया कौन सा, जिस फेस पे ये मॉलिक्यूल टकराया है जाके, उसका एरिया आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए स्क्वायर, जो क्यूब का फेस होता है वो स्क्वायर होता है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर। साइड आपको ए दी हुई है, तो देखिए फोर्स अपॉन फोर्स की वैल्यू, सॉरी फोर्स की वैल्यू आपके पास पहले से हमने निकाल ली है, दैट इज mvx स्क्वायर डिवाइडेड बाय a तो है ही, और अगर एरिया की वैल्यू लिखें तो a स्क्वायर और आ जाएगा, तो ये mvx स्क्वायर अपॉन a क्यूब हो जाएगा क्या, प्रेशर की वैल्यू। अब a जो है वो वॉल्यूम है, तो ये mvx स्क्वायर अपॉन दैट इज कैपिटल V। अगर मैं बात करूं किसकी, ये तो प्रेशर x एक्सिस में है, अगर प्रेशर y एक्सिस में लिया जाए तो यही वैल्यू Vy हो जाएगी, z एक्सिस में लिया जाए तो यही वैल्यू Vz हो जाएगी। तो अगर मैं प्रेशर तीनों हर डायरेक्शन का कैलकुलेट करूं तो Px प्लस Py प्लस Pz, तो आपके पास क्या आ जाएगा mvx स्क्वायर बाई V, ठीक है, प्लस mvy स्क्वायर बाई V प्लस mvz स्क्वायर बाई V। बहुत बढ़िया। अब देखिए बाई पास्कल्स लॉ, प्रेशर हर जगह का इक्वल होता है, सेम होता है, तो इसका मतलब प्रेशर तीनों जगहों का सेम हो जाएगा, P प्लस P प्लस P। यहां से हम m अपॉन V कॉमन ले लें, ये हो जाएगा vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। ये तो देखा देखा सा लग रहा है, देखिए ऊपर। तो अगर यहां पे रूट नहीं है तो इसका मतलब वी आरएमएस का ये स्क्वायर हो जाएगा, और इस साइड ये वैल्यू हो गई बेटा P प्लस P 3P मास अपॉन वॉल्यूम इनटू वी आरएमएस का स्क्वायर। तो प्रेशर इज इक्वल टू मास अपॉन 3V वी आरएमएस का स्क्वायर। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? सो दिस इज द प्रेशर ड्यू टू गैस। नेक्स्ट वन, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वन इज रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर। हमने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, प्रेशर इज इक्वल टू एम वी एक्स स्क्वायर बाई 3V। अब आप V को उधर ले जाइए तो PV इज इक्वल टू एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन 3। अब मैं LHS और RHS में एक साथ चेंज करूंगा। प्रेशर इनटू वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है nRT, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू nRT इज इक्वल टू, हमें मालूम है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, सॉरी ये x नहीं लेंगे, ये v RMS है, v RMS का स्क्वायर, ये भी RMS है, ठीक है। तो देखिए v RMS का स्क्वायर, तो अगर मैं यहां से mv RMS का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी लिख दूं तो कोई दिक्कत, ठीक है बेटा। तो यहां मैंने लिख दिया क्या, 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन 3। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 3/2 nRT। नंबर ऑफ मोल्स 1 कर दिए जाए और R को हम एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दें तो आपके पास वैल्यू आ जाती है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kB इंटू T। तो आपके पास ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट वन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, जनरल फॉर्मूला आपको निकालना है। तो किसी भी चीज पे जब आप फोर्स लगाते हैं, अगर मैं बात करूं ऑसिलेशन की, तो किसी भी चीज पे जब आप फोर्स लगाते हैं तो आपके पास फोर्स की वैल्यू आती है ओमेगा स्क्वायर वाई, ठीक है। फोर्स लगता कितना है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू ओमेगा स्क्वायर वाई। तो अगर मैं ओमेगा की वैल्यू लिखूं तो ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन टी, तो मैंने यहां 2 पाई अपॉन टी का होल स्क्वायर लिख दिया, वाई इंटू एम इंटू ए, सॉरी यहां पे एम भी आएगा, यहां एम आएगा, एम से एम कैंसिल कर दो तो आपके पास एम हट गया यहां से, तो ये ए हो गया। चलिए अब देखिए यहां पे मुझे टी की वैल्यू चाहिए, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर, 2 पाई का होल स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। तो टी की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके पास 2 पाई से तो स्क्वायर हट जाएगा, यहां पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन रूट में आ जाएगा। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको जितने भी फॉर्मूले बनाने हैं वहां पे सारी इक्वेशंस को आप y अपॉन a के फॉर्म में ले आना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट वन, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट वन इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का टाइम पीरियड आपको कैलकुलेट करना है कि ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होगा कितना, ठीक है बच्चा। तो देखिए इधर
देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले वो फॉर्मूला लिख लिया टाइम पीरियड का, जनरल फॉर्मूला 2 पाई y अपॉन a। मैंने कहा कि पेंडुलम हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे पेंडुलम है तो इस पे एक फोर्स, तो ये फोर्स वेट इसका नीचे लग रहा है mg। अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं तो एक आपके पास कंपोनेंट इधर जाएगा और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा। ये वाला एंगल क्योंकि थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा mg cos थीटा और ये mg sin थीटा। अगर आप ध्यान दें तो mg sin थीटा वो फोर्स है जो इसको वापस लेके आ रहा है, इसका मतलब फोर्स इज इक्वल टू mg sin थीटा हो गया। फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू mg sin थीटा, m से m कैंसिल हो गया तो आपके पास a इज इक्वल टू g। अब sin थीटा की वैल्यू निकालते हैं, ये थीटा है, यहां से यहां तक इसकी जो लेंथ है वो l है और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो y है, तो sin थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो गया y अपॉन l। आपको y अपॉन a के फॉर्म में लेके आना है तो l को उधर ले जाइए, l अपॉन g इज इक्वल टू y अपॉन a। तो अब ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई g। ये फॉर्मूला हमारे पास कैलकुलेट होके आ गया, ठीक है। सो दिस इज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग। ये आइडियल स्प्रिंग है, आपने इसको खींचा, खींच के जब छोड़ दोगे तो इसमें कुछ ऑसिलेशन होने लग जाएगा, तो उस ऑसिलेशन को हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इधर यहां पे ऑसिलेशन होगा कितना, अगर किसी भी स्प्रिंग पे आप फोर्स लगाएंगे तो उसमें जो वैल्यू आती है दैट इज माइनस के एक्स। माइनस के एक्स का मतलब है कि ये जो स्प्रिंग के मॉलिक्यूल्स हैं, स्प्रिंग के मॉलिक्यूल्स ये रिस्टोरिंग फोर्स लगाते हैं माइनस के एक्स। क्योंकि हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर रहे हैं तो माइनस साइन नहीं लगाएंगे, तो एफ इजिकल टू क्या आ जाएगा, के एक्स। एक्स डिस्प्लेसमेंट है, कंफ्यूजन ना हो तो उसको वाई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, के वाई। अभी अभी हमने टाइम पीरियड का जो जनरल फॉर्मूला पढ़ा है वो ये है, y अपॉन a। हमें इसी फॉर्म में लेके आना है। हमें मालूम है कि फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ये के वाई हो गया। तो आपके पास अगर मैं इसको y अपॉन a करूं तो यहां पे ये हो जाएगा m अपॉन k। इसको उठा के इसमें डाल दीजिए तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई k। दैट्स इट, आपके पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये आ गया, ठीक है, स्प्रिंग का। नेक्स्ट वन, न्यूटन्स लॉ ऑफ, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड। जब भी साउंड मूव करता है तो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं। न्यूटन के अकॉर्डिंग, न्यूटन के अकॉर्डिंग जो प्रोपेगेशन ऑफ साउंड है वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो एज पर न्यूटन साउंड इज आइसोथर्मल प्रोसेस। प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इज आइसोथर्मल प्रोसेस, और आइसोथर्मल प्रोसेस ये कहता है कि पीवी की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। एक मिनट इसको यहीं छोड़ के एक और चीज समझ लेते हैं। आपने जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव की स्पीड निकाली है, वेव की स्पीड निकाली है, उस स्पीड का फॉर्मूला होता है बीटा अपॉन डेंसिटी। अब ये बीटा क्या है, फॉर्मूला तो एक्चुअली ये होता है v इज इक्वल टू इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इलास्टिसिटी को बीटा से लिखा, डेंसिटी को रो से लिखा, ठीक है। अच्छा, बीटा का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। बीटा का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन ए, मतलब बल्क मॉड्यूलस है, फोर्स अपॉन ए इंटू वी अपॉन डेल्टा वी। और फोर्स अपॉन ए क्या हो गया बेटा, प्रेशर इंटू वी बाई डेल्टा वी। और क्योंकि प्रेशर चेंज होता रहता है तो बीटा की वैल्यू हो गई डेल्टा पी इंटू वी बाई डेल्टा वी। आपको मेरे ख्याल से ये दिख रहा होगा, हमें इसी फॉर्म तक जाना है। देखिए अब यहां वापस आते हैं, नाउ इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसमें आप चेन रूल लगा दो, पहले का डिफरेंशिएशन करो दूसरे को छोड़ो, दूसरे का डिफरेंशिएशन करो पहले को छोड़ो, तो डेल्टा पी इंटू वी प्लस पी डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाओ तो पी डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा पी इंटू वी। तो देखिए यहां पे माइनस साइन हटा दो, माइनस साइन सिर्फ ये बता रहे प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। तो प्रेशर की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो डेल्टा पी इंटू वी बाई डेल्टा वी। कुछ देखा देखा सा लग रहा है, हाँ देखा देखा सा लग रहा है। ये बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू के इक्वल है, तो प्रेशर जो है वो बीटा के इक्वल है। तो इस वाले फॉर्मूले में अगर मैं वैल्यू रखूं तो वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी इक्वल टू प्रेशर अपॉन डेंसिटी। प्रेशर कितना है, एयर का प्रेशर होता है 1.03 इंटू 10 टू द पावर 5 और डेंसिटी है 1.29। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो स्पीड आएगी 280 मीटर पर सेकेंड, जो कि एक्चुअल स्पीड से बहुत कम है। जो एक्चुअल स्पीड है वो अप्रोक्सीमेटली 330 मीटर पर सेकंड है। तो इसका मतलब है यहां पे कुछ सुधार की गुंजाइश है। गलत फॉर्मूला ये निकल के आया है हमारा, देख लीजिएगा एक बार इसको। चलिए नेक्स्ट वन, लैपलेस करेक्शन टू न्यूटन्स फॉर्मूला। तो अब लैपलेस ने कुछ करेक्शन किया, न्यूटन का फॉर्मूला क्योंकि इनकम्प्लीट था, गलत वैल्यू दे रहा था, तो लैपलेस ने करेक्शन किया। लैपलेस के करेक्शन को एक मिनट बाद में समझेंगे। वो जो हमने एडिशनल थ्योरी पढ़ी थी वो यहां लिख लेते हैं कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला बीटा अपॉन डेंसिटी, और बीटा की वैल्यू होती है डेल्टा पी इंटू वी बाई डेल्टा वी। चलिए अब लैपलेस ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू लैपलेस, लैपलेस के हिसाब से साउंड, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इज एडियाबेटिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है बेटा, एडियाबेटिक प्रोसेस है ये। और एडियाबेटिक प्रोसेस अभी अभी आपने पढ़ा कि वहां पे पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट हुआ करता है।
ठीक है। कांस्टेंट का मतलब पीवी गामा इज इक्वल टू होता है, हाँ कांस्टेंट है वो वैल्यू। अब देखिए यहां पे इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए आप, डिफरेंशिएट, बहुत बढ़िया। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें भी वही चेन रूल वो सॉरी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल के साथ साथ चेन रूल भी लगेगा। कैसे लगेगा देखिए, पहले इसका डिफरेंशिएट किया डेल्टा पी, वी गामा को एज इट इज छोड़ा प्लस का। अब इस वी गामा को पी को एज इट इज छोड़ा, वी गामा का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा, गामा आगे आएगा और गामा में से एक माइनस हो जाएगा जैसे होता है। उसके बाद ये वी तो बच गया डिफरेंशिएशन होना, वी का भी डिफरेंशिएशन होगा, पहले पावर का फिर वी का, इज इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अगले स्टेप में इसको उधर ले जाइए तो पी गामा इंटू वी की पावर गामा -1 इज इक्वल टू डेल्टा पी इंटू वी गामा। ठीक है, इसको यहीं छोड़िए, बाकी सारे टर्म को नीचे ले जाइए आप। सॉरी डेल्टा वी भी तो बचा है, हाँ। तो आपके पास पी गामा इज इक्वल टू डेल्टा पी इंटू वी गामा, माइनस साइन होना चाहिए था, माइनस साइन यहां लगा दिया। अच्छा माइनस साइन की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सिर्फ ये बता रहा है कि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, तो माइनस साइन हम हटा देते हैं। तो यहां क्या आ गया बेटा, डेल्टा वी इंटू वी की पावर गामा -1। इसको आप ऊपर लेके जाइए तो आपके पास क्या आ गया, डेल्टा पी, सॉरी डेल्टा पी नहीं, आपके पास पी गामा इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी इज इक्वल इंटू वी गामा पहले से है। अब ये गामा -1 ऊपर जाएगा तो उसके साइन चेंज होंगे। साइन कैसे चेंज होंगे बेटा, वी की पावर 1 तो प्लस में आ जाएगा, गामा माइनस में आ जाएगा। अब देखो बेस सेम है बेटा, तो माइनस का गामा प्लस का गामा कैंसिल हो जाएगा, वी के ऊपर सिर्फ एक वैल्यू बचेगी 1। तो आपके पास क्या आ गया, पी गामा इज इक्वल टू डेल्टा पी इंटू वी बाई डेल्टा वी। और ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, बीटा के इक्वल होती है। तो आपके पास पी गामा इज इक्वल टू क्या आ गया, बीटा। क्या आपको बात समझ में आ गई? इससे क्या प्रूफ होता है, इससे प्रूफ ये होता है कि जो हम वेलोसिटी ऑफ साउंड लिखेंगे वो बीटा की जगह क्या लिखेंगे बेटा, प्रेशर इंटू गामा अपॉन डेंसिटी। अब देखिए प्रेशर की वैल्यू 1.03 इंटू 10⁵, डेंसिटी इलास्टिसिटी की वैल्यू 1.2, इलास्टिसिटी जो एयर की होती है, और डेंसिटी 1.9। ठीक है, इसका जब आप रूट ले लेंगे तो आपके पास जो वेलोसिटी आएगी वो अप्रोक्सीमेटली 332 मीटर पर सेकंड के आसपास आएगी। इट इज टू क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू। क्या बच्चे समझ में आ गई बात? सो यहां पे आके आपके सिलेबस के सारे डेरिवेशंस खत्म हो गए। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। मैं हट जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, थैंक यू सो मच।